जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे थे? अभी आर्टिकल हो गया। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जानेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में। कहा जानेंगे? विजयनगर और राइट। तो खासकर जो आज हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे विजयनगर साम्राज्य। राइट। तो विजयनगर जो साम्राज्य है, पहली बात जानेंगे विजयनगर जो साम्राज्य है इसके अंतर्गत इसकी जानकारी के स्रोत। हमने इतिहास की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपने मैसेज में भी देखा होगा, भारतनामा के नाम से। भारतनामा का तात्पर्य है भारतीय इतिहास से संबंध से जितनी भी जुड़ी हुई कहानियां हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितना भी भारतीय राजाओं, बादशाहों, सुल्तानों, नवाबों के बारे में लिखा गया है, भारतीय समाज, प्रशासन, राजनीति, धर्म, दर्शन, भक्ति काल, इन सब से जुड़े हुए जो भी खंड हैं उनको हम भारतनामा के अंतर्गत उन सब खंडों का अध्ययन करेंगे। तो उन सब खंडों के अंतर्गत हमने देखा है कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था, तो उस समय एक दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना हो रही है और उस राज्य को हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर के बारे में कहा जाता है कि विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो जीत का शहर होता है। क्या अर्थ है? जीत का शहर। तो पहली बात ये मुद्दा उभरता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी जानकारी के स्रोत क्या है। तो मैंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना है तो इसकी जानकारी के दो स्रोत हैं। दो स्रोत कौन से हैं? मैंने कहा एक तो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी का स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है। दूसरा मैंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य की जानकारी का जो स्रोत है मूलतः वो विदेशी यात्रियों का विवरण है। राइट। तो मैंने कहा विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना है तो पहला हमें हमारे पास किस सोर्स की जानकारी होनी चाहिए? लिटरेचर सोर्स, साहित्यिक स्रोत। तो मैंने कहा साहित्यिक स्रोत में देखे जाए तो दो किताबें हैं। एक है बुरआन ए मुआसिर और दूसरी कौन सी है? अगर आपने देखा होगा विजयनगर साम्राज्य में तो एक आपने राजा का नाम सुना होगा, कृष्णदेवराय। नाम सुना है ना? तो कृष्णदेवराय की रचना है अमुक्त माल्यद। कृष्णदेवराय की रचना कौन सी है? अमुक्त माल्यद। तो अमुक्त माल्यद मैंने कहा ना किस कवि की रचना है? स्वयं कृष्णदेवराय के द्वारा है। तो रचना इसकी किसने की? कृष्णदेवराय ने। पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये जो ग्रंथ है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे कृष्णदेवराय का जो शासन काल है वो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो मैंने कहा कि ये जो किताब है इस किताब में विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सी है? अमुक्त माल्यद। किसकी रचना है? किस भाषा में लिखी गई है?
तेलुगु भाषा में। तो इस किताब, इस पुस्तक, इस ग्रंथ से भी हमें विजयनगर की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा मैंने कहा बुरहान ए मासिर, बुरहान ए मासिर। तो ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ अजीज उल्ला तबलवा ने लिखा था। इसके रचनाकार कौन है? अजीब अबाउल्ला, ये इसके रचनाकार है। तो मैंने कहा ये जो किताब है, इन दोनों किताबों से अगर देखा जाए हमें बेसिकली विजयनगर की जानकारी प्राप्त होती है। फिर देखिए मैंने कहा एक अमुक्तमाल्य, दूसरी कौन सी है? बुरहान ए मासिर। मैंने पूरा नाम लिखा है, अजीब अबाउल्ला तबतबा, ये उनका रचना नाम है पूरा। तो इनकी रचना कौन सी है? बुरहान ए मासिर। तो मैंने कहा दोनों इन किताबों से हमें विजयनगर साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मैंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना है, तो कैसे जानेंगे? मैंने कहा दूसरा क्या वर्ड क्या है? यात्री। भाई जिन जिन यात्रियों ने, विदेशी यात्रियों ने मतलब विजयनगर की यात्रा की होगी, बोलो है ना, तभी तो हमें विजयनगर की जानकारी प्राप्त होगी। तो आपने एक नाम सुना होगा, लगभग 3 खास विदेशी यात्री हैं, 30 खास विदेशी यात्री हैं। तो मैंने कहा 3 यात्रियों में कौन है? एक तो निकोलो कॉन्टी है, निकोलो कॉन्टी है। ये कहां का था? इटली यात्री। इसने देखा जाए तो देवराय प्रथम के समय, इसके समय विजयनगर की यात्रा की थी। और निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर के सामाजिक जीवन, विजयनगर के वैभव, इसका वर्णन किया है। देवरा द्वितीय के समय, जिसे जब गजबेटकर की उपाधि, हाथियों के शिकारी की उपाधि मिली, एक यात्री हो रहा है अब्दुल रज्जाक। एक यात्री कौन सा है? अब्दुल रज्जाक, एक फारसी यात्री है। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आ रहा है। एक है डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाली यात्री है, डोमिंगो पायस। और तीसरा जो यात्री है उसका नाम है दुआर्तो बारबोसा। दोनों ही पुर्तगाली यात्री है, डोमिंगो पायस और दुआर्तो बारबोसा। और दोनों ने ही कृष्णदेवराय की के समय विजयनगर की यात्रा की थी। बारबोसा। और इन दोनों ने कृष्णदेवराय के समय, ये देवराय द्वितीय, ये देवराय प्रथम और ये कृष्णदेवराय, इन तीनों के समय इन विदेशी यात्रियों ने, लगभग 5 हो गए होंगे, 4, तो इन चारों ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो विजयनगर के वैभव का वर्णन, विजयनगर के जो साम्राज्य है उस समय की समकालीन एवं राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी इनने क्या किया होगा? वर्णन, अपना उल्लेख किया होगा अपनी यात्रा में। बोलो हाँ या ना? एक बार देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना हो तो पहली बात विजयनगर की साम्राज्य की जानकारी के सोर्स होने चाहिए। अब यहां से प्रश्न पीटी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, यूपीएससी तक हो सकता है। जैसे मैंने पूछा, बुरहान ए मासिर ग्रंथ के लेखक कौन है? अजीब अबाउल्ला तबातम है।
इनके द्वारा लिखित ग्रंथ बुरहान ए मुआसिर है। इस ग्रंथ से हमें निम्नलिखित भारतीय राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो राज्य कौन सा हो जाएगा? विजयनगर। तो अब प्रश्न आता है किस पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, किस ग्रंथ से? मतलब ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो फिर बुरहान हो सकता है कि अमुक माल्य से पूछा जाए किस भाषा में रचना की गई? तेलुगु भाषा में। किसकी रचना है? हमें इस ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है? विजयनगर की जानकारी। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो मुझे। नहीं है, मरेला नहीं है, देखो क्या विजयनगर की जानकारी प्राप्त होती है। राइट। ये समझ में आ गया? जल्दी देखो। और साफ कर दो, तेजी से लिखिए जल्दी आप लोग। देखिए जल्दी से। तो जब से बोल रहे तब साथ में लिख रहे, तब समझ में नहीं आ रही, तो साथ में लगता हो गया? आपके साथ ही करने लगे। अभी तो आप समझो ही पूरा। अगर विजयनगर देख रहे हैं हम, तो विजयनगर में पहले ये देखें कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसमें किन किन राजवंशों ने शासन किया था। तो विजयनगर में इसमें देखा जाए तो विभिन्न राजवंशों के अंतर्गत देखा जाए, पहला है विजयनगर में संगम वंश, जो लगभग देखा जाए तो एक तरीके से 1336 से लेकर के 1485 तक विजयनगर में शासन करता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला वंश जो आता है वो है सालो वंश, और सालो वंश का शासनकाल बहुत कम अवधि का रहता है, 1485 से लेकर के लगभग 1505 तक रहता है। और अंत में जो राजवंश आता है वो है तुलु वंश।
और कुरुवंश का शासनकाल 1505 से लेकर के 1565 तक, और अंत में जो चौथा वंश आता है वो है आर्यवीड वंश, और ये 1565 से लेकर के लगभग 1612 ईस्वी। विजयनगर में इन 4 वंशों ने शासन किया। अगर खासकर विजयनगर के अगर प्रसिद्ध राजाओं की सूची देखोगे तो 3 ही राजा मिलेंगे प्रसिद्ध विजयनगर में सबसे ज्यादा। एक तो देवराय प्रथम, जिसके समय फरिश्ता ने यात्रा की थी, देवराय द्वितीय, और तीसरा है कृष्णदेवराय। एग्जाम के नजरिए से 3 ही प्रसिद्ध हैं, बाद में तो इतना ज्यादा। अब ध्यान देने वाली बात है, पहले इसको समझ लीजिए, है ना। मैंने कहा कि इतिहास दक्षिण भारत का है ये, मतलब विजयनगर किस राज्य का, किस हिस्से का खंड है? दक्षिण भारत का एक हिस्सा था। और मैंने कहा कि दक्षिण भारत में तुगलकों ने दक्षिण को प्रत्यक्ष रूप से जीतने का प्रयास किया, और तुगलकों में कौन था पहला? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दक्षिण को प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में स्थापित करने का प्रयास किया। तो कहा जाता है कि दक्षिण में एक राज्य था वारंगल, और वारंगल में इसमें एक राज्य था छोटा सा काम्पिल्य, जहां पर दोनों भाई उस राज्य में एक सैनिक सेवा में काम करते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण किया, काम्पिल्य पर आक्रमण किया, तो दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने बंदी बना लिया, और बंदी बना करके दोनों भाइयों को दिल्ली भेज दिया गया, जहां कहा जाता है बलपूर्वक उन दोनों भाइयों का धर्मांतरण करा दिया। जब दोनों भाइयों को हिंदू से मुस्लिम बना दिया, और दोनों भाइयों का नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर बड़ा था, बुक्का उसका हमेशा छोटा। दोनों भाइयों को दिल्ली भेजा गया, दोनों भाइयों का बलात्पूर्वक जबरन धर्मांतरण करा दिया। दोनों भाई योग्य थे, दोनों भाइयों ने निष्ठा से सुल्तान की सेवा की, उनकी सेवाओं से सुल्तान प्रसन्न हो गया। लेकिन उसी समय दक्षिण की राजनीति में परिवर्तन आता है। आपने सुना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही तुगलक सत्ता का विखंडन आरंभ हो गया था। दक्षिण में विद्रोह हुआ, एक भीषण विद्रोह, और सुल्तान दिल्ली से जा नहीं सकता था, तो सुल्तान ने दोनों भाइयों की सैनिक योग्यताओं को देखते हुए, सेवाओं को देखते हुए हरिहर और बुक्का को दक्षिण में विद्रोह के दमन के लिए सेनाओं के साथ भेज दिया। बात समझ में आ रही है? तो दोनों भाइयों को भेजा। किसी तरह दोनों भाई अपने गुरु माधव विद्यारण तीर्थ के संपर्क में आ गए। जब अपने गुरु से संपर्क किया तो गुरु ने उन्हें हिंदू धर्म में आने के लिए प्रेरित किया, और माधव विद्यारण तीर्थ ने अपने गुरु से आदेश लेकर के, अनुमति लेकर के हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया। तो इन्होंने कहा, और गुरु ने कहा कि तुम दक्षिण में कोई अपना राज्य स्थापित करो। तो उन्होंने कहा कि मैं राज्य तो हम स्थापित कर लेंगे, लेकिन क्या अब मैं सब हिंदू स्वीकार करेंगे? तो कहा जाता है कि इनके गुरु ने कहा कि तुम शासन स्वयं मत करो, तुम शासन स्वयं मत करो, तुम तो सिर्फ भगवान विरूपाक्ष के प्रतिनिधि बन के शासन करो। भगवान विरूपाक्ष उनके प्रतिनिधि बन करके शासन करो। तो दोनों भाइयों ने फिर विजयनगर की स्थापना कर दी। और कब की?
1336 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय, राइट। अब विजयनगर में हरिहर बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी। अब चूंकि इन्होंने कहा कि वंश कौन चलाए, तो गुरु ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कि संगम है, तो पिताजी के नाम से ही तुम अपने वंश का नाम चलाओ। इसलिए विजयनगर में जो पहला राजवंश हुआ उसका नाम क्या है, संगम वंश। तो संगम वंश का पहला राजा कौन होता है, हरिहर और बुक्का, मतलब हरिहर होता है। और कहा जाता है हरिहर ने कोई राजा की उपाधि धारण नहीं की। संगम वंश की कोई उपाधि, मतलब राजा जो संगम वंश का पहला राजा है हरिहर, वो कोई सम्राट महाराजा धीराज ये कोई उपाधि धारण नहीं कर रहा है। लेकिन अब 1346 में होयसल वंश के राजा बल्लाल की या वीर बल्लाल की मृत्यु हो जाती है। आरवीड वंश, जब बल्लाल की मृत्यु हो जाती है तो वारंगल राज्य एकदम कमजोर हो जाता है। तो इन परिस्थितियों का लाभ उठाया किसने, हरिहर ने। लाभ किसने उठाया, हरिहर ने लाभ उठाया और उसने होयसल राज्य पर आक्रमण करके होयसल राज्य को विजयनगर राज्य में समाहित कर लिया। किंतु इसी समय देखा जाए 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने उत्तर में, मतलब विजयनगर के उत्तर में एक राज्य था बहमनी, और बहमनी का सुल्तान कौन था, फिरोज शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। फिरोज शाह बाद में बैठेगा। इसलिए 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और वही विजयनगर के प्रसार को रोकने का प्रयास कर रहा है। जब रोकने का प्रयास कर रहा है तो बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और यही संघर्ष अगर देखा जाए तो विजयनगर और बहमनी का संघर्ष आगे आने वाले 200 वर्षों तक चलता है। कब तक, 1356 में हरिहर ने मदुरै के सुल्तान को पराजित किया और मदुरै का विलय भी कहां कर लिया, विजयनगर राज्य में। कहा जाता है इस तरह हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य का आधार स्थापित किया और श्रेष्ठ शासन स्थापित किया। लेकिन हरिहर की कोई संतान नहीं थी। हरिहर की मृत्यु हो गई तो हरिहर की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई यानी उसका अनुज बुक्का विजयनगर का शासक बनता है। बुक्का एक महान योद्धा था। इसने कोई सम्राट की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन बुक्का ने सम्राट की पदवी धारण की। उसने तमिलनाडु राज्य को भी एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। जब मदुरै विजय हो गई तो अब विजयनगर राज्य का जो विस्तार है वो दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच रहा है, कन्याकुमारी तक, राइट। लगभग समूचे दक्षिण भारत में, मतलब जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस एरिया में विजयनगर राज्य बहुत पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया। बुक्का क्या काम करता है, बुक्का ने अपने दूत मंडल को चीन भेजा। मतलब चीन से राजनीतिक संबंध या राजनयिक संबंध कौन स्थापित कर रहा है, बुक्का। लेकिन बुक्का के जो पुत्र हुए वो अयोग्य थे, क्योंकि बुक्का के बाद अगर राजा देखा जाए तो विरूपाक्ष और बुक्का जो बनते हैं दोनों योग्य नहीं होते हैं। लेकिन इसके मतलब एक तो विरूपाक्ष बन रहा है और विरूपाक्ष के बाद एवं कौन बन रहा है, बुक्का। दूसरा बुक्का बन रहा है राजा। लेकिन दोनों ही कैसे थे, अयोग्य थे। तब 1408 में विजयनगर की गद्दी पर
देवराय प्रथम गद्दी पर बैठा। देवराय संगम वंश का एक महान शासक था। देवराय ने क्या किया, जन कल्याण के लिए काम ज्यादा किए। लंका पर आक्रमण किया, वहां से हजारों मजदूर पकड़ के लाया। उन मजदूरों से उसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि विजयनगर में जल संकट है, वो जल संकट से निपटा जा सके। तो जो तुंगभद्रा का दोआब है, उस दोआब को लेकर के बहमनी और विजयनगर में संघर्ष स्टार्ट हो गया। इस समय बहमनी सुल्तान था फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज, राइट। इसमें कहा जाता है कि देवराय प्रथम पराजित हो गया था। जब देवराय प्रथम पराजित हो गया तो कहा जाता है देवराय प्रथम को अपनी बेटी का विवाह ताजुद्दीन फिरोज से करना पड़ा था। बरनी के अनुसार, जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, बात समझ पा रहे हो ना। तो ताजुद्दीन फिरोज से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ता है। दोआब के कुछ क्षेत्र भी बहमनी सुल्तान को देने पड़ते हैं। और उसके बाद कुछ वीर विजय, रामचंद्र जैसे शासक होते हैं देवराय प्रथम के बाद, जो योग्य नहीं थे, तो विजयनगर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। तो अंत में फिर उन दोनों के बाद विजयनगर का या संगम वंश का शासक बनता है देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? देवराय। उसने सेना को मजबूत किया, अरबों और तुर्कों से घोड़े खरीदे और अपनी सेना को पावरफुल बनाने के लिए मुसलमानों को सेना भर्ती किया। और मुसलमान तलवारबाज नहीं, धनुर्धारी। बड़ी संख्या में मुस्लिम धनुर्धरों को अपनी सेना में शामिल किया और उन मुसलमानों को, जो धनुर्धर मुस्लिम सैनिक थे, उनको जागीरें भी प्रदान की। उसने केरल के आसपास का क्षेत्र जीत करके विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। उसने उड़ीसा के गजपति शासकों को भी परास्त किया था। महानतम विद्वानों का संरक्षण था। अनेक विद्वानों को उसने अपने दरबार में संरक्षण दिया, क्योंकि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ उनके दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि कौन? श्रीनाथ। और श्रीनाथ की रचना कौन सी है? हरविलास। और मैंने कहा ना, इसी के समय एक फारसी राजदूत, अरे ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक, अभी आपने पढ़ा था, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी और विजयनगर के वैभव के बारे में वर्णन किया कि नगर बहुत बड़ा है, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो विजयनगर के बाजार में नहीं मिलती हो। कहा कि विजयनगर जो है ना, उसकी जो राजधानी है, वो दुनिया के वैभवपूर्ण नगरों में से एक है, जो मुख्य वैभवपूर्ण नगर है उनमें से। ऐसा वर्णन किसने किया? अब्दुल रज्जाक ने किया। वो किसके समय आ रहे हैं? देवराय। कहां का यात्री था? फारसी यात्री था। तो 1446 में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन देवराय द्वितीय के जो उत्तराधिकारी हुए बाद के शासक, उत्तरवर्ती शासक, उसके बाद के वो अयोग्य, निर्बल, दुर्बल शासक हुए, जैसे विजयनगर का विखंडन हुआ। लेकिन इसी समय चंद्रगिरी का शासन था, और चंद्रगिरी का शासन था नरसिंह सालों। उसने तलवार के बल पर विजयनगर की रक्षा की और 1485 में नरसिंह सालों ने विजयनगर की गद्दी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसे प्रथम बलापहारी कहा गया, इसने बलपूर्वक सत्ता पर अधिकार कर लिया।
इसने उड़ीसा के शासकों से युद्ध किया, बहमनी सुल्तानों से युद्ध किया, विजयनगर की सीमाओं की रक्षा की। एक महान सेनानायक था। लेकिन नरसिंह सालों के बाद सालों वंश की स्थापना हुई, उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी भी अयोग्य थे। तब अंत में वीर नरसिंह ने सालू वंश के अंतिम शासक को गद्दी से हटा दिया। किसने? कभी नाम सुना होगा नरस नायक? नहीं सुना? अब तुमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। वीर नरसिंह, इसी का नाम था नरस नायक। उसने विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना की, लेकिन शासन काल 4 ही साल कर पाया। शासन काल 4 वर्ष कर पाया। तब वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है 1509 में कौन? कृष्णदेवराय। और जिसका शासन काल 1509 से कब तक रहता है? 1529। कृष्णदेवराय तुलु वंश का ही सबसे महान शासक नहीं है, अब तो पूरे विजयनगर में जितने भी राजवंश हैं उन सभी, अगर देखा जाए, मैं ओवरऑल कह दूं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक कौन है? तो कहा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो उनकी भाषा में तुझके बाबरी। तो तुझके बाबरी में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य का जो शासक है कृष्णदेवराय, वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। उसके पास विशाल प्रदेश है, उसके पास विशाल सेना है। वास्तव में विजयनगर के जो राजा कृष्णदेवराय था, जब राजा बना उस समय विजयनगर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि पूर्व से उड़ीसा के गजपति शासक हमले कर रहे थे, उत्तर से बहमनी के शासक हमला कर रहे थे, क्योंकि इस समय तो बहमनी का विखंडन हो गया था ना। बहमनी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार 5 राज्यों में बट गया था, और 5 राज्य विजयनगर को खत्म करना चाहते थे, खासकर बीजापुर। खासकर कौन? क्योंकि 5 जो राज्य हैं वो हिंदू राज्य नहीं है। दक्षिण में कौन से राज्य हैं? मुस्लिम राज्य है। तो कृष्णदेवराय के समझ क्या था? एक तो मैंने कहा ना, उड़ीसा के गजपति शासक, दूसरे कौन से? बीजापुर के सुल्तान। दोनों ही साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के थे, तो दोनों ही विजयनगर को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अपने दुर्धर्ष शत्रुओं को कृष्णदेवराय ने अनेक युद्धों में परास्त किया। गोलकुंडा के सुल्तान को पराजित किया, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया, और गजपति शासकों को एक बार नहीं कई बार पराजित किया। अंत में गजपति शासकों ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? राइट। और कहा जाता है कि बीदर के सुल्तान ने भी यूसुफ आदिल शाह के साथ मिलकर के विजयनगर पर हमला किया, फिर भी दोनों की संयुक्त सेना को विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने हरा दिया। मतलब मैं सिंपल एक संक्षेप में कह दूं, पूरी एक ही बात कह दूं, जितने भी युद्ध लड़े सब युद्ध में जीता, क्योंकि इसके उत्तर में मुस्लिम राज्य थे, तो उसने क्या किया? पुर्तगालियों से मित्रता बनाई है। जब पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से किसको जीता था? गोवा को। तो एक बधाई पत्र भेज रहा है, पुर्तगालियों से घोड़े खरीदता है, पुर्तगालियों से इसके व्यापारिक संबंध है, और कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक इसने महमूद शाह को बंदी बना के रखा था। बाद में महमूद शाह को, जो बीदर का सुल्तान था, उसको मुक्त कर दिया, और कृष्णदेवराय ने उपाधि धारण कर ली, यमन राज्य स्थापना चाहे।
ठीक। तो अब प्रश्न ये भी उठता है कि जो विजयनगर है, अब विजयनगर का जो वैभव है कृष्णदेवराय के शासन काल में अपने चरम काल पर है, अपनी चरम अवस्था में है, अपने सर्वोच्च उत्कर्ष पर है, सबसे ऊंचे लेवल पर है। अब देखा जाए कि गोलकुंडा को हरा रहा है, बीदर को हरा रहा है, परार को हरा रहा है, अहमदनगर को हरा रहा है, बीजापुर को हरा रहा है, उड़ीसा के गजपति शासकों को एक बार नहीं 4-4 बार हरा रहा है। कौन हरा रहा है? कृष्णदेवराय। तो विशालतम विजयनगर राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसके समय हुआ? कृष्णदेवराय के समय। लेकिन कृष्णदेवराय के बारे में देखा जाए, प्रजा के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए उसने। नहरों, तालाबों का निर्माण कराया, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया, बंजर एवं जंगली भूमि को भी क्या किया उसने? कृषि योग्य बना दिया। और मैरिज टैक्स लगता था विवाह कर, भाई जो लड़का लड़की विवाह करेगा उसे राज्य को कर देना पड़ेगा। विवाह जैसे अलोकप्रिय कर को भी किसने समाप्त कर दिया? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय वैष्णव धर्म का अनुयायी है, लेकिन वो अन्य धर्मों के प्रति कैसा है? उदार, सहिष्णु। यही तो हिंदू राजाओं की विशेषता है कि राजा हिंदू है। तो उस राज्य में जैन भी रह रहे हैं, जैनों को भी, जैन मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है, बौद्ध मठों का भी निर्माण हो रहा है, वैष्णव धर्म का भी निर्माण हो रहा है, मतलब विस्तार हो रहा है, शैव धर्म का भी विकास हो रहा है। भारत में जो हिंदू राजा बने हैं उनकी धार्मिक कट्टरता ठीक, मतलब चाहता तो कृष्णदेवराय बहुत पावरफुल राजा था, बहुत पावरफुल राजा था। तो क्या अन्य चाहता तो अन्य मतानुयायी रह पाते उसके राज्य में, लेकिन फिर भी उसने अन्य धर्म के लोगों को संरक्षण दिया। दूसरी बात मैंने कही कि कृष्णदेवराय जो था वो विद्वानों का आश्रय रहता था, उसके दरबार में महान विद्वान रहते थे। मैंने कहा उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल या क्लासिकल युग कहलाता है। 8 महान तेलुगु भाषा के कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। आपने नाम पढ़ा होगा तेनालीराम, जिसने महात्मा पांडुरंग की रचना की। स्वयं कृष्णदेवराय एक महान विद्वान था, उसने स्वयं तेलुगु भाषा में किताब लिखी अमुक्त माल्यद। इसके अलावा जामवंती कल्याणम ग्रंथ की रचना की। तो इसलिए उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहला रहा है, क्योंकि अनेक ग्रंथों की रचना हो रही है। कृष्णदेवराय को इसी कारण, विद्वता के कारण उसे आंध्र का भोज कहा जा रहा है, या अभिनव भोज। जैसे राजा भोज की जो उपाधि है, आंध्र का भोज या अभिनव भोज कहा जा रहा है। उसने राजधानी जो उसकी विजयनगर की थी हम्पी, उसके निकट ही वो नंगलपुर शहर बसा रहा है। इसके अलावा वो हजारा मंदिर का निर्माण करा रहा है, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करा रहा है। और 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ दक्षिण का वैभव भी, एक तरीके से विजयनगर का वैभव भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका जो चचेरा भाई है अच्युत वर्मन या अच्युत देवराय, वो विजयनगर की गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो योग्य नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने बहनोई यानी कृष्णदेवराय के दामाद जो थे राम राय, उसको अपने प्रशासन में सहभागी बना लिया। राम राय बहुत योग्य व्यक्ति था, उसने विजयनगर की सभी शक्तियों को, मतलब पूरी शक्ति को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। उसका उद्देश्य बड़ा अलग था। उसका उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से दक्षिण में जो भी मुस्लिम राज्य है, बीजापुर है, बैमनी है, गोलकुंडा है, बीदर है, बरार है, अहमदनगर है, सबको समाप्त करना। तो उसने क्या किया, 5 राज्यों में फूट डाले, एक का साथ दे और दूसरे पर हमला करे। कभी बीजापुर का साथ दे और गोलकुंडा पर हमला करे, कभी गोलकुंडा का साथ दे बीजापुर पर हमला करे।
कभी अहमदनगर पर, महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर, राइट। तो धर्म के नाम पर उन्होंने देखा कि ये हिंदू राज्य बड़ा फल फूल रहा है और हमारा विनाश करवा रहा है, तो धर्म के नाम पर वही बहमनी से जो अलग राज्य हुए थे उन्होंने एक संघ बना लिया। बात समझ में आ रही है? अब संघ बना लिया तो संघ में बरार शामिल नहीं हुआ था और उसका नेतृत्व अहमदनगर का जो सुल्तान था हुसैन साहब वो कर रहा था। यह युद्ध 1565 में हुआ। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हड्डी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। और इसी के साथ ही इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हो जाती है। रामराय 70 वर्ष का था, बंदी बना लिया था, वीरता पूर्वक लड़ता है। विजयनगर में 1 लाख हिंदू कत्ल किया जाता है, नगर को भूमिसात कर दिया जाता है, भयंकर भीषण रक्तपात लूटपाट नरसंहार होता है और विजयनगर का अस्तित्व जो वैभव का काल था, जो स्वर्ण काल था, वो समाप्त हो जाता है। हालांकि सदाशिवराव ने तिरुमल के सहयोग से शासन आरंभ किया और आरवीड वंश की स्थापना की थी, पेनकोडा को राजधानी बना करके, लेकिन वो वैभव जो कृष्णदेवराय के समय था वो दोबारा वैभव विजयनगर प्राप्त नहीं कर पाया और अंत में 1612 में आरवीड वंश भी समाप्त हुए। ये कहानी थी पूरी विजयनगर साम्राज्य, राइट। तो छाप ली जल्दी से। ये लिख लिया हमने विजयनगर की जानकारी के सूत्र पूरे हो गए। नाउ विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण देखो 1420 में